दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है और इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की भी चुनौती। और यह सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बोनी साबित हो रही हैं। और संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। तो आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 2008 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी का सम्मान मिला है, जिनके 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं और जिन्होंने कोरोना काल में करीब 9500 कोरोना मरीजों का इलाज किया है। ऐसी शख्सियत हैं बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हरदा के डायरेक्टर विशाल सिंह बघेल। इन्होंने न सिर्फ कम उम्र में ऊंचाइयों को छूकर सफलता का मुकाम हासिल किया है, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व से भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो चलिए आपका तारुफ कराते हैं। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको, उसके बाद में हमारे मेहमान से खास चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जब मन में आसमान छूने का जुनून हो तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपकी जीत जरूर होगी। बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हरदा मध्य प्रदेश के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल बघेल का व्यक्तित्व जीत की इसी परिभाषा को सार्थक करता है। अपने प्रोफेशन के जरिए डॉक्टर बघेल लगातार सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। 2018 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी का सम्मान। इनके अब तक करीब 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन्होंने फ्रंट वर्कर की तरह संक्रमित मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया। आज डॉक्टर बघेल एक प्रसिद्ध डॉक्टर होने के साथ साथ लोगों के लिए आइकॉन बन गए हैं। तो डॉक्टर विशाल बघेल खुद हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल बघेल, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्ते सभी को। दो उपलब्धियां हैं आपके पास में। सबसे पहले आप कोरोना वॉरियर हैं और किस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना कैसे लोगों की जान को बचा रहे हैं, इस कोरोना काल में कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, वाकई आइकन है, कितनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो मिसाल हैं बाकी लोगों के लिए आप। मैं सबसे पहले तो जी न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तथा ये सम्मान से मुझे उन्होंने सम्मानित किया। और साथ ही उन सभी लोगों का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये शुरू से लेकर अभी तक एक आइकॉन बनाया। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी मेरे जीवन में सारी घटनाएं हुई, मैं एक छोटे मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूं और हमारे परिवार में शिक्षा का कोई इतना अच्छा खासा माहौल नहीं था। मैं ग्राम हिवाला हरदा का रहने वाला हूं, जहां पर शिक्षा का उस जमाने में इतना प्रभाव नहीं हुआ करता था। तो शिक्षा के अभाव के कारण मैं अपने मामा जी के यहाँ महाराष्ट्र अकोट गया था और मेरी प्राथमिक शिक्षा और 10वीं तक की शिक्षा वहां हुई। 11वीं 12वीं की शिक्षा मेरी अकोला में हुई। अकोला में जाने के बाद में मेरा सिलेक्शन 12वीं के साथ ही एमबीबीएस में हुआ। पीएमटी एग्जाम क्रैक करने के बाद में शासकीय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज अकोला से वहां से मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस के पश्चात मैंने कुछ समय सरकारी नौकरी ज्वाइन की। उसके पश्चात मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से कंप्लीट किया। सर, किस तरीके से इस कोरोना काल में आपने जिंदगियां बचाई हैं, कितनी मुश्किलें आई और आगे अब क्या चुनौतियां हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये तो दूसरी लहर थी जिसमें हमने देखा हर जगह बरबस ऐसी तस्वीरें थी जो हर किसी को डरा रही थी। कैसे अब आगे के लिए तैयारियां हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जब पहली लहर आई थी तो बहुत से हमारे डॉक्टर्स मित्र लोग भी, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, ये भी काफी हद तक डर गए थे। बहुत लोगों ने छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अपने क्लिनिक्स, हॉस्पिटल बंद कर दिए थे, मरीज देखना बंद कर दिया था। चूंकि मैं अंतरराष्ट्रीय अलग अलग संगठनों से जुड़ा हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के डॉक्टरों से संवाद करते रहता हूं, तो पहली लहर में मुझे ये जानकारी थी कि ये वायरस इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी तेजी से नहीं फैला रहा है। तो पहली लहर की शुरुआत से ही मैंने कभी अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक कभी बंद नहीं किया, मरीजों को सतत देखते रहा, पूरी प्रिकॉशन ली। और मुझे ये कोरोना वायरस के मरीज देखते देखते हुए सारी चीजें समझने आने लगी थी। पहली लहर जब हमारे मध्य प्रदेश में आई तो ये इतनी खतरनाक नहीं थी। हमारे हरदा में भी पहली लहर जो आई वो इतनी खतरनाक नहीं थी। बहुत धीरे से पेशेंट बढ़ रहे थे, वो पेशेंट इलाज करने के लिए बहुत समय दे रहे थे और बहुत आसानी से हम पेशेंट का इलाज कर पा रहे थे। पिछली लहर में मात्र हमने 180 पेशेंट की आईपीडी की थी हरदा में, और जिसमें शायद 2 से 3 लोगों की मृत्यु हुई होगी। तो पहली लहर हमारा हरदा का पीरियड, हम सब टीम का पीरियड बहुत अच्छा गया, बहुत कम मृत्यु दर रहा, बहुत कम लोग सीरियस हुए। पर जब ये दूसरी लहर शुरू हुई तो दूसरी लहर ने हमें सोचने समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हुआ यह कि अचानक से 2 से 3 दिन में केस तेजी से बढ़ गए। हमारा हरदा जिला एक मध्य प्रदेश का बहुत ही छोटा जिला कहला जाता है। उस पीरियड में हमारे हरदा जिले में गणगौर महोत्सव तथा भागवत कथाएं, ऐसी कोई धार्मिक महोत्सव चल रहे थे। तो उस पीरियड में बहुत ज्यादा पब्लिक की भीड़ लग रही थी। कोरोना के हल्के हल्के केसेस आने लगे थे, परंतु 3 से 4 दिन में अचानक हमारी ओपीडी 40 से 50 ओपीडी जो डायरेक्ट 150 से 200 हो गई। तो हमें कुछ समझने परखने का समय नहीं मिला। कलेक्टर साहब ने तुरंत हमें कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित करने के लिए कहा। तुरंत हमें नंबर ऑफ बेडेड्स की संख्या बढ़ाने लगी। और ये बीमारी में जो पेशेंट जब पहले 10 से 12 दिन में सीरियस होता था, ये 4 से 6 दिन में सीरियस होने लगा। तो ये समय काफी खराब रहा। और इसमें सबसे मुख्य था कि इस सेकंड वेव में बहुत से युवाओं की जान गई। हमारे हरदा ने भी इस कोरोना काल में बहुत सा नुकसान झेला हुआ है। बहुत लोगों के परिवार उजड़ गए। किसी परिवार में 2-2, 3-3 पुरुषों की मृत्यु हो गई, किसी परिवार में 2-2, 3-3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही खराब समय रहा और बहुत दुखदायी समय रहा। बिल्कुल सर, मैं आपसे, हाँ, कंप्लीट करें आप बात। जी जी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं मेरे संपूर्ण टीम का कि इस कोरोना काल में हमसे जितना हो पाया हमने बहुत अच्छी सर्विसेज दी। तकरीबन 850 आईपीडी भर्ती मरीज हमने कर पाए। उसमें तो कुछ लोगों की मृत्यु हुई, मैं मानता हूं। और तकरीबन 9,500 की ओपीडी हमने कोरोना मरीजों की की है इस पीरियड में। सर, बघेल अस्पताल अब किस तरीके से आगे के लिए तैयारियां कर रहा है और किस तरीके से बाकी अस्पतालों से अलग व्यवस्थाएं हमने दूसरी लहर में देखी? जब हम देख रहे थे कि कई अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे, लापरवाही भी हमने कई अस्पतालों में देखी। किस तरीके से दूसरी लहर में आपके अस्पताल ने काम किया और अब आगे तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है, जब खास तौर पर बच्चों के लिए खतरा ज्यादा जाहिर किया गया है? देखिए, पहले तो हम बच्चों पे जो खतरा जाहिर किया उस पर डिस्कस करते हैं। जो मेरा अनुभव है और जो मैं एक्सपर्ट्स टीम के टच में हूं और जो मुझे सब जगह से फीडबैक आ रहे हैं, कोरोना का कोई भी वेरिएंट का ज्यादा असर बच्चों में बिल्कुल दिखा नहीं है। और बहुत से एक्सपर्ट्स लोग यह भी कह रहे हैं कि कितना भी कोरोना का वेरिएंट बदल जाए, ये बच्चों में अच्छा खासा असर नहीं कर पाएगा। और हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों में ये ज्यादा असर ना कर पाए। रही बात तीसरे लहर की, तो तीसरे लहर में ये एक्सपर्ट आशंका कर रहे हैं, क्योंकि 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, काफी हद तक बहुत से लोगों को लग भी गया है, तो बच्चों में अब कोरोना के संक्रमण ज्यादा दिखेंगे। इसीलिए सरकारी व्यवस्थाएं, प्रशासन तथा हम जैसे प्राइवेट अस्पतालों ने भी बच्चों के कोविड वार्ड्स की तैयारी शुरू कर दी है। हम बार बार अलग अलग पीडियाट्रिशियंस के संपर्क में है तथा बच्चों की जो मेडिसिन लगती है उसकी अवेलेबिलिटी की हम ध्यान दे रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बच्चों के कोरोना ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। चूंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी तीसरी लहर की आने की एक आशंका है, परंतु जिस तरह हमारा मध्य प्रदेश, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने जो वैक्सीनेशन को एक बूम दिया है, हमारे सब जगह इतने तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जो दूसरी लहर में हमने जितना नुकसान हमें उठाया है, उतना नुकसान हमें शायद। तो डॉक्टर विश्वास, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सच हो कि तीसरी लहर में जितनी उम्मीद जताई जा रही है, हमारे बच्चे उतने खतरे में नहीं हैं। लेकिन जरूरी है कि हम तीसरी लहर के लिए
तैयारी कर लें। पहले से तैयारी बेहद जरूरी है। बार बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है और अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पा रही है, तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग आपके घर में मौजूद हैं वो सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो डॉक्टर विशाल सिंह से हम बातचीत कर रहे हैं आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हम आपको आज डॉक्टर विश्वास से मिला रहे हैं जिन्होंने 2018 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी का सम्मान हासिल किया। इसके बाद 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कोरोना काल में 9,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है और जैसा कि वो भी बता रहे हैं कि आने वाले समय के लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे अब तीसरी लहर के लिए भी हम अपने अस्पताल में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं कर सकें। और बघेल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर हरदा की डायरेक्टर है विशाल सिंह और बहुत ही कम उम्र में कई ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ है और इसी को लेकर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने अपने लोगों के लिए और इस कोरोना काल में जब हम हर ओर देख रहे हैं कि लोग बेबस हैं, लोग लाचार हैं, चाहे वो फाइनेंशियली ही क्यों ना हो, उनकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मिलाने के लिए लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर विशाल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विशाल, देखिए, एलोपैथी वो चीज होती है जो रोजाना रिसर्च का विषय है। हर रोज नई चीजें निकल कर आती हैं, लोग रिसर्च करते हैं और उसके बाद में उनका इलाज किया जाता है। आपके नाम एक और बड़ी उपलब्धि है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि उसके बारे में विस्तार से आप बताएं। 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं और ये किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद अगर उसको इतने ज्यादा मौके मिल रहे हैं तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए ये। चलिए डॉक्टर विशाल के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, डॉक्टर विशाल से हम आपको मिला रहे हैं क्योंकि जैसा हमने जिक्र भी किया कि 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एलोपैथी यानी कि जिसके तहत सभी डॉक्टर्स इलाज करते हैं, रोजाना ही रिसर्च होते हैं, नई बीमारियां सामने आती हैं, रिसर्च किया जाता है, उनकी दवाई क्या है, कैसे मरीजों का इलाज किया जाए, इस पर रिसर्च होते रहते हैं। अब इसको लेकर भी इनके 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 5 साल उसने पढ़ाई की, उसके बाद में एमडी करता है, उस दौरान भी लगातार थीसिस तैयार किए जाते हैं, लगातार रिसर्च किया जाता है, जो नई बीमारियां आती हैं। अब उसी को लेकर डॉक्टर विशाल ने रिसर्च किया है। डॉक्टर विशाल हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विशाल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। डॉक्टर विशाल, एक और उपलब्धि जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं आपके। किसी भी डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, एलोपैथी रिसर्च का विषय है। रोजाना नई रिसर्च होती है, रोजाना नई दवाइयां आती हैं, नई चीजें सामने आती हैं, तो ऐसे में ये एक और बड़ी उपलब्धि। हम चाहेंगे कि विस्तार से आप इसके बारे में बताएं। तो संपर्क साधने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। हरदा में 6,000 डायबिटिक मरीजों का फ्री इलाज किया है, 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया है। आगे तीसरी लहर के लिए भी तैयारी की जा रही है। 2018 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में उनके प्रकाशित हो चुके हैं। 9,000 से ज्यादा मरीजों को वो स्वस्थ कर चुके हैं, यानी कि कोरोना से निजात दिला चुके हैं। तो ऐसे में हम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो इस कोरोना के दौर में आज लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आए हैं, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि कोरोना ने हर किसी को बेबस बना दिया है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर, तो ऐसे समाज के कई लोग हैं जो सरकार से हटकर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद मुहैया करा रहे हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल, आवाज मिल रही है आपको? बार बार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क इश्यू हो जाता है। आवाज मिल रही है? तो डॉक्टर विशाल से हम पर संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क इशू की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्यों वो आइकन है
ये हम आपको बता रहे हैं, उनकी उपलब्धियां हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आइकन ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस मुहिम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो समाज के लिए मसीहा बनकर आए हैं, सरकार से हटकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने खर्चे पर लोगों की मदद कर रहे हैं। लगातार हम ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं और आइकन ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल से, जिन्हें 2018 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया। 11 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कोरोना काल में करीब 9000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है और बघेल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर हरदा के डायरेक्टर हैं विशाल सिंह बघेल। और न सिर्फ कम उम्र में ऊंचाइयों को छूकर सफलता का मुकाम हासिल किया है, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व से भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा ज्यादा जाहिर किया गया तीसरी लहर में। ऐसे में बच्चों को लेकर भी खास तैयारियां इनके अस्पताल में की जा रही हैं। आगे क्या चुनौतियां होने वाली, उनके लिए तैयारियां कैसे कर रहे हैं, अपनी टीम को कैसे तैयार कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल से। जो रिसर्च पेपर है उनके बारे में मैं बता दूं कि मेरे सारे रिसर्च पेपर डायबिटीज के ऊपर है। मैंने डायबिटीज में अच्छा काम किया है। तो डायबिटीज में जो लोग हैं कि मुख्यतः ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो हमने तकरीबन हरदा में शुरुआत में जब मैं आया था, तकरीबन 6500 लोगों को निःशुल्क इलाज देकर हमने लोगों को दवाइयां के अलावा योग, व्यायाम और आहार में परिवर्तन लाके बहुत से लोगों की शुगर कंट्रोल की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की हमारे इंस्टीट्यूट ने दवाइयां बंद कर दी है, मतलब लोग मात्र आहार और व्यायाम पे अपनी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो डायबिटीज में जो लोगों में भ्रम थे वो मैंने अलग अलग तरीके से दूर भगाया, तथा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान मैंने सभी लोगों का यहाँ पर शुरू करवाया है। और एक जो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी कि एलोपैथी में मुख्यतः डॉक्टर दवाइयों के से इलाज करना चाहते हैं, वो भी मैंने दूर की है। इसी के ऊपर मेरे 11 रिसर्च पेपर है जो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान डायबिटीज में कैसे किया जाता है वो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन हुए हैं। डॉक्टर विशाल, बहुत कम उम्र में बहुत सारे सम्मान आपके नाम हैं, बहुत सारे पुरस्कार आपके नाम है। 2018 में एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी से सम्मानित आपको किया जाता है। इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स जो हैं आपके जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ में 9000 से ज्यादा डॉक्टर्स का आप इस दूसरी लहर में इलाज, माफ कीजिएगा, मरीजों का इलाज कर चुके हैं। बहुत लंबी रास्ते को तय कर आए हैं। आगे और क्या चुनौतियां हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अभी जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है तीसरे लहर की। तीसरे लहर में प्रशासन सजग है, हमारे हरदा की जितनी भी सामाजिक संस्था ये सतर्क है। पर चूंकि हमने भी दूसरी लहर इतनी खतरनाक एक्सपेक्ट नहीं की थी, हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि तीसरी लहर इतनी खतरनाक हो, लेकिन अगर ये इतनी खतरनाक होती है तो हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ट्रीटमेंट प्लान कैसे कर पाएंगे, उसका हमने एक रोड मैप बनाया है। दूसरी लहर में बहुत से मरीजों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पाए थे, तो हमने तो आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको डॉक्टर विशाल सिंह बघेल से मिलवा रहे हैं, जो अपनी उपलब्धियां आपको खुद बता रहे हैं कि आखिर कितनी मेहनत के बाद कितने मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं, आगे की क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं। तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है और डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब इसके लिए स्वास्थ्य महकमे को भी तैयार होना होगा, निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। तो अस्पताल अपने स्तर पर तैयारी कैसे कर रहे हैं? बघेल अस्पताल आखिर अपने स्तर पर क्या तैयारियां कर रहा है, कैसे मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए डॉक्टर विशाल क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 2018 में इन्हें एक्सीलेंस इन डायबिटोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया और इसी डायबिटोलॉजी को लेकर इनके 11 रिसर्च पेपर जो है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हैं। उन्होंने भी बताया कि लोगों के अंदर ये भ्रम है कि एलोपैथी से ही डायबिटीज का इलाज हो सकता है, एलोपैथी में सिर्फ दवाइयों से, लेकिन उन्होंने इस भ्रम को दूर किया है। डॉक्टर विशाल, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये बता रहा था कि तीसरी लहर अगर बहुत तेजी से आती है, जिससे दूसरी लहर आई थी, तो इस बार हमें पिछला अनुभव है। अगर भले ही हमारे सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल के बेड्स कम पड़ जाए, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है और बहुत से ऐसे ये सामाजिक संस्थाओं के पास में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल है, प्राइवेट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो हम लोगों का घर पे ही जो माइल्ड केस है उनको घर पे ही ठीक करने के लिए हमारी अल्टरनेटिव टीम तैयार है।
तो इस बार संसाधनों के कमी के कारण किसी की मृत्यु हम हरदा में तो नहीं होने देंगे। डायबिटीज पर बहुत अच्छी रिसर्च है डॉक्टर विशाल आपकी, और कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पेशेंट्स को है जो कि कोमोबिलिटी से ग्रसित है, यानी कि कोई और भी बीमारी, और डायबिटीज वाले मरीजों को खास तौर पर ज्यादा खतरा है। ऐसे में उन मरीजों के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं और क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? मैं तो डायबिटीज मरीजों को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दौड़ के आप वैक्सीन लगाएं। अगर आपने वैक्सीन का 1 डोज नहीं लगाया, तुरंत जाके वैक्सीन लगाए, और जैसे ही दूसरा डोज आए सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति भी बहुत भ्रम है। चुनौतियां ऐसी है कि मेरे अस्पताल में अभी 84 लोगों का स्टाफ है, परंतु हमने इतने मरीज कोरोना के देखे, ठीक किए, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टाफ को भर्ती नहीं होना पड़ा, कोई भी स्टाफ बीमार नहीं हुआ। तो ये सब जो हुआ वैक्सीनेशन के कारण हुआ। तो अगर डायबिटीज के पेशेंट वैक्सीन लगाते हैं तो वैसी संभावना उनकी बीमार होने की कम हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट है जो ओल्ड एज है, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो समय खराब चल रहा है, ये हो सके 6 महीने 1 साल और चले, इस पीरियड में वो अनावश्यक ट्रैवल ना करे, अनावश्यक लोगों से ना मिले और कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण तरह पालन करे। डॉक्टर विशाल, हमने देखा कि दूसरी लहर में बहुत सारे निजी अस्पतालों की मनमानी सामने आई, बहुत सारे अस्पताल लापरवाही बरतते नजर आए। ऐसे में आपके अस्पताल की ओर से क्या विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे मजबूर मरीज भी होते हैं जो आर्थिक तौर पर उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन कई अस्पताल उन पर दबाव डालते हैं। तो ऐसे में आपके अस्पताल में या आपकी तरफ से क्या विशेष व्यवस्थाएं ऐसे मरीजों के लिए? क्योंकि किसी भी डॉक्टर के लिए उसका मरीज पहले होता है, बजाय इसके कि वो क्या फीस लेगा, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेगा। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे अस्पताल में कोई भी गरीब पेशेंट आता है तो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान के बाद हमने आयुष्मान के लिए 20% बेड रिजर्व किए थे, और हरदा में सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जितने भी अस्पताल सबसे ज्यादा आयुष्मान के पेशेंट हमने ठीक किए। प्रायोरिटी पे गरीब पेशेंट को एडमिशन देके आयुष्मान के द्वारा उनको लाभ पहुंचाया गया। दूसरी बात, जो भी हमारे यहाँ पर आर्थिक कमजोर रूप से पेशेंट आता है, अगर हमारे यहाँ पलंग नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, तो सरकारी में भी हम जाके उसको अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं कि कहाँ भर्ती होना है, कैसे होना है। और अगर माइल्ड केस है तो हम ऐसे आर्थिक दृष्टि कमजोर लोगों को घर पे ही इलाज कैसा हो सकता है इसका भी मार्गदर्शन करते हैं। हरदा में बहुत सारी सामाजिक संस्था है, कुछ सामाजिक संस्था बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे हरदा हेल्प ग्रुप हो गए, ग्रुप 29 हो गए। इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर खरीद के रखे हुए हैं, और जब भी मैं इनको इस तरह की मदद मांगता हूं, ये तुरंत आर्थिक दृष्टि कमजोर लोग यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की उपलब्धता कराते हैं। मेरा स्टाफ जाके उनको दवाई, इंजेक्शन, पानी घर पे ही लगाते हैं। तो इस तरह से हम गरीब लोगों की भी सेवा करते हैं। और कोई आर्थिक दृष्टि कमजोर व्यक्ति मेरे पास में आता है, अगर उसके पास में पैसे नहीं है तो मैं बिल्कुल उससे फीस नहीं लेता हूं, और जितना हमसे सहूलियत दवाइयों में हो पाए, जांच में हो पाए, हम पूरी सहूलियत उस पेशेंट को देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने हरदा में जब मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने निःशुल्क डायबिटीज शिविर से ही ये सारी चीजें चालू की, और इस डाटा के बेस पे मैं 11 रिसर्च पेपर बना पाया हूं। आपने देखा होगा कि तो किसी डॉक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब ही यही होता है। जब एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, जब डॉक्टर एक छात्र बनता है, तो उसके लिए हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब ही यही होता है कि मरीज पहले है, बजाय इसके कि वो फीस भर पाता है या नहीं भर पाता, उसके बाद ही मरीज देखेगा। ये प्राथमिकता नहीं है, मरीज प्राथमिकता है, पहले उसका उपचार किया जाए। यही एक डॉक्टर का धर्म होता है, यही हिपोक्रेटिक ओथ समझाती है, और डॉक्टर विशाल बखूबी उसे निभा भी रहे हैं। जैसा उन्होंने भी बताया कि निःशुल्क ही ये सब कुछ शुरू किया था। डायबिटीज पर जो उनकी इतनी बड़ी रिसर्च है, 11 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो उनके जर्नल प्रकाशित हुए हैं, वो इसी बिना पर उन्होंने तैयार किए कि किस तरीके से निःशुल्क लोगों का इलाज किया और इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर विशाल, हम उम्मीद करते हैं कि जो मुहिम आपने छेड़ी है, जिस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे, ऐसे ही लोगों की आप सेवा करते रहें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इसके लिए सम्मानित करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जी न्यूज़ पूरे टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशाल, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम आपकी यूं ही जारी रहे। धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।